देखिए दिवाली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली, ओ साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। किन्ने जीव जंतुआं दी मिट्टी विच थारे, रुखा पौधिआं ते उत्ते नचदी बहारे। बचे रहन गुग्गियां दे बच्चे साने टाली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। वेख धुएं नाल हाल हुंदा कि चुफेरदा, सिखर दुपहर दिसे मंजर हनेरदा। सारी कायनात जापे होई काली काली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। मंडी विच पिया सारा झोना विक लैण दे, धरती दा थोड़ा जिहा सां टिक लैण दे। अगली फसल लई एडी कादी काली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली, ओ साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। गुरु नानक देव जी दी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਓ। ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਵੀਰਾ ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਓ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹ ਵੀ 80% ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। यूपी में 9 सीटों पर चल रहे उपचुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जंग जैसा माहौल बनता जा रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला कर रहे हैं। कई बार उनके हमले इतने तीखे होते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग गुस्से से आग बबूला हो जा रहे हैं। अलीगढ़ की रैली में योगी ने नया नारा दिया, जहां दिखे सफाई, बिटिया माताएं घबराई। इसको लेकर एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी जोरदार पलटवार किया है। अखिलेश ने आज कहा, केवल भगवा वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता, वैसी सोच भी रखनी होती है। बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव के जंग जीतने के लिए जो वार पलटवार हो रहे हैं, उसमें क्या कोई सच्चाई भी है या केवल सुनी सुनाई बातें ही आरोप प्रत्यारोप बन रहे हैं। बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा हथियार कानून व्यवस्था सुधारने के दावों को एसपी नेता मानने को क्यों इनकार कर रहे हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा। एक समय था जब नारा गूंजता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई क्रूर गुंडा, यही तो नारा लगता था। और आज एक नारा जनता जनार्दन के मुंह से लगता है, निकलता है कि जहां दिखाई दे सफाई, वहां बिटिया वहां घबराई। यानी इनका यह तांडव और इनका वास्तविक चरित्र अगर देखना है, अयोध्या में एक निषाद बेटी, एक कश्यप बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा जो कुकृत्य किया गया, वो आप सबने देखा होगा टेलीविजन। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के लिए भी एक चेतावनी थी। लोकसभा चुनाव में झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके इन्होंने जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे
जितने वो सरकार में रह चुके हैं, इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो यह है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। तो जिस तरह से वार पलटवार हो रहे हैं, ऐसे माहौल आम तौर पर देखने को मिलता नहीं है। इस बार बहुत तीखे बयान हैं, जो पोस्टर लगे हैं योगी को जवाब देने के लिए, वो भी बहुत करारे हैं। अखिलेश और समाजवादी पार्टी की फोटो के साथ जो पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें लिखा है बटोगे तो कटोगे के बाद लगातार जो है लिखा है तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे, तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। अब क्या है नारों का मतलब? आखिरकार इतना जिस तरह से देख रहे हैं तस्वीरों में, अखिलेश यादव लिख के बाकायदे लाए हैं और उन्होंने योगी पर बहुत करारे हमले आज किए हैं, क्योंकि योगी लगातार अपनी सभाओं में उनको घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के लोग संतों से भी झगड़ा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया योगी जी की योग्यता की जांच करानी होगी। कहा इनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वो कहना चाह रहे हैं उपचुनाव में अगर यूपी में बीजेपी हारी तो योगी जी कुर्सी चली जाएगी। कह रहे हैं आज़ादी का नहीं बर्बादी का अमृतकाल है। कह रहे हैं कलयुग में सब उल्टा होता है, ये सब उल्टा कर रहे हैं। संत यहाँ कटुबाणी बोल रहे हैं। वो बोलते हैं जितना ज्ञानी उतना ही चुप रहता है, इसीलिए मुनि कहा गया है, मुनि या मौनी। लेकिन योगी जी लगातार बोल रहे हैं। बड़ा सवाल ये है जनता के मुद्दे कहाँ हैं? आखिरकार केवल इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े अमित तिवारी, बीजेपी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। हमारे साथ जुड़े अंकुर कुमार भारती जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी। यश भारती हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। योगी जी ने, अमित जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। कल योगी जी ने अलीगढ़ में जो नया नारा दिया, जहां दिखे सफाई बिटिया घबराई, उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। और आज अखिलेश यादव बाकायदे लिख के लाए थे और लिख के उन्होंने बहुत करारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लोग संतों से झगड़ा करवा रहे हैं, जिनका काम सरकार चलाना है बुलडोजर चला रहे हैं, इनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतलब सब आपको पता ही होगा, सुना होगा, और उसके साथ तमाम पोस्टर लगाए गए हैं। तो क्या कहिएगा, ये बहुत तीखी बयानबाजी हो रही है, मतलब ये बिल्कुल व्यक्तिगत लेवल पहुंच गया मामला। नवीन जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए जी। देखिए, जैसे ही आपने कहा कि वो लिख कर लाए थे समाजवादी पार्टी के मुखिया, आप ही ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। किस प्रकार से? देखिए, जो व्यक्ति ये कहता हो कि माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं है, आज वो मठाधीश को कैसा होना चाहिए, संत को कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान बांटे। तो ये फर्क समझ में आता है। और देखिए, जब से इनको 37 सीटें मिली है, कहा जाता है कि ये इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें हैं समाजवादी पार्टी को, अखिलेश के लीडरशिप में, अखिलेश यादव के लीडरशिप में। आप देखिए, तब उसके बाद लगातार जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है, जहां जहां पे उनके नेता जीत के आए हैं जिन सीटों पर। अयोध्या का जिक्र तो आप अभी अपने शुरुआती में ही सुना रहे थे, वीडियो में ही सुना रहे थे। अयोध्या में किस तरीके से एक बच्ची का बलात्कार करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां से खड़े होकर ये कहते हैं कि बच्ची का, पीड़िता का नार्को टेस्ट होना चाहिए। ऐसा संभव हो सकता है क्या कि जो पीड़ित है आप उसी का टेस्ट कराने लग जाए? किस तरीके से आप बलिया में देखिए, एक सफाई नेता उसमें इन्वॉल्व है, उस महिला के साथ कुकर्म करने के लिए। उसी तरीके से कुशीनगर में आपने देखा
किस तरीके से नकली नोट छापने में, लीगल आर्म्स रखने में, एक तरीके से भय का वातावरण बनाने में किस तरीके से सपाई नेता इन गतिविधियों में पाए जाते हैं। 2 के खिलाफ तो FIR भी हुआ है, हर जगह FIR हुआ है, अयोध्या में तो हुआ ही है, तो बलिया में भी हुआ है और कुशीनगर में भी हुआ है। तो किस तरीके से जहां जहां ये जीत कर आए हैं वहां अराजकता बढ़ी है, वहां पर क्राइम बढ़ा है, महिलाएं अपने आप को सेफ फील नहीं कर पा रही हैं जहां जहां पर ये जीत कर आए हैं, क्योंकि ये उनके नेता जो है ये खड़े हो जाते हैं, जो रेपिस्ट है उसके पक्ष में, उसके बचाव करने के लिए। आप देखिए, कोई नेता ये खड़ा होकर कह दे कि जिस बच्चे का, जिस पीड़िता का बलात्कार हुआ है उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इस तरीके का बयान, इस तरीके, और ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि इनके मुखिया जो थे मुलायम सिंह, तो मौलाना मुलायम भी कहा जाता था, वो तो खुद खड़े होकर ये मंचों से ये कहते थे कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। तो जिनकी ये सोच रही हो कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, उनको बलात्कार होना चाहिए, बलात्कारियों को। ठीक है, बहुत पुराना बयान है अमित जी, बार बार इसका जिक्र आता है और योगी जी लगातार सभाओं में कर रहे हैं। दोबारा फिर लौटता हूँ, एक बयान सबका हो जाए। हमारे साथ अंकुर कुमार भारती जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपको आवाज आ रही है अंकुर जी? जी सर। अंकुर जी, योगी जी ने आज जो है कानपुर की सभा में, जहाँ सीसाबू में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ कहा, बहुत करारा हमला बोला कि जो है बबुआ जो है बालिग नहीं हो पाए हैं, बबुआ यानी कि अखिलेश यादव बालिग नहीं हो पाए, पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। मुलायम सिंह जी ने पार्टी खड़ी की और अखिलेश जी ने सत्यानाश कर दिया है और कांग्रेस के आगे पार्टी गिरवी रख दी है। और आप लोग तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, तो आप लोग तो खुद ही हट गए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, हमारे जो काबिल, हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने एक चीज कही कि अयोध्या का मुद्दा इन्होंने उठाया। तो अयोध्या में एक काम करने वाली लड़की का भी बलात्कार हुआ था, उस महिला का भी बलात्कार हो, तो उस पर भी विचार कर लें। बनारस में जो 3 लड़कों ने, जो इनका सोशल मीडिया के प्रभारी रहे, इन लोगों ने जो उस लड़की के साथ गलत किया, इन्होंने कहा ना कि जिस तरह कहा कि आप नार्को टेस्ट की बात करते हैं, वहां भी बनारस में उस लड़की ने कहा इन्होंने मेरा नग्न वीडियो बनाने की कोशिश की, मेरे साथ अश्लीलता की। तो आपने क्यों उनको बरी करा दिया? आपके पॉलिटिकल, मैंने इस समय आपकी सत्ता के अधिकारों के बाद, सत्ता की मजबूती के बाद, उन लड़कों को बरी करने के बाद उनको माला से स्वागत किया जाता है। तो उनको कोर्ट ने बरी किया है, कोर्ट से जमानत मिली उनको, तो बीजेपी ने थोड़ी कराया। पहले हमारी बात को सुने। कोर्ट की जमानत, इस समय सत्ता है, सत्ता के मजबूती के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई उनको जमानत दे दिया। क्या इन्होंने कहा ना कि लड़की की बयान के लिए ही काफी है, तो लड़की वहां की भी, बनारस की भी बेटी थी, जिन्होंने ये कहा कि ये 3 लड़कों ने मेरा अश्लील वीडियो बना, मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। आखिर उनको कोर्ट से बेल मिल गई, चाहे आपने बेल से जो मिली, आपने उनको माला के साथ स्वागत किया, कौन सा अच्छा काम किया था उन्होंने? आज इस समय उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। जिस तरह इन्होंने इनके अपराधी को कानून के, यानी देश के संविधान के दायरे में रखे नहीं, क्या कहते हैं, कानून, देश के संविधान उनको सजा नहीं देगा। ये योगी आदित्यनाथ जी का अपना एक नया कानून है जिसके द्वारा उनको सजा दी जा रही है। उसमें आपने यही महाराजगंज का देखा, किस तरह राम गोपाल मिश्रा को इन्होंने क्या कर दिया भाई, कि ये लोग जाके मुसलमान के घर में घुस गए और घुसने के बाद उनका क्या करते हैं, झंडा, हरा झंडा हटाकर, और उनके बाद वो अपना बयान देते हैं, कहते हैं कि अरे जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है भैया, उसके बाद उनके साथ गलत हो जाता है। आज मेरा ये मानना है कि जो इन्होंने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप, पैसे से भी सबल आप, और उसके बाद भी आप कहते हो कि भाई बटोगे। ठीक है, ये लोग सच पूछिए तो, नवीन जी सच पूछिए तो, ये लोग हमारे गठबंधन के इस लोकसभा की करारी हार के बाद, ये गठबंधन के हमारे दो हमारे जो उत्तर प्रदेश के 2 मुख्य चेहरा हैं, हारने के बाद अब इनकी एक नारा निकल लिया, बटोगे तो कटोगे। ये तो मैं उस देश का दुर्भाग्य मानता हूँ, हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो देश का संविधान ये कहता है कि आप कभी बट के मत रहिए।
बाबा ठीक है, आएंगे उस पर, अंकुर जी आएंगे, आगे बात चर्चा करेंगे, सबका एक बयान हो जाए। यश भारती जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। यश जी, आवाज आ रही है आपको? मैं सुन पा रहा हूं आपकी बात। यश भारती जी, अखिलेश यादव जी आज बहुत गुस्सा थे, बहुत नाराज थे, बहुत तगड़ा भाषण लिख के लाए थे। योगी जी लगातार जो पिछले कुछ समय से बहुत करारे वार कर रहे हैं, उपचुनाव के भाषणों में लगातार अलीगढ़ की बात हो, और चाहे आपके करहल में गए थे वहाँ की बात हो, गाजियाबाद की बात हो, आज कानपुर सीसामऊ में थे, वहाँ तो उन्होंने कह दिया बबुआ बालिगी नहीं है, ये तो मुलायम सिंह जी की पार्टी को गिरवी रख दिया कांग्रेस के आगे। तो बहुत करारे, और अलीगढ़ में कहा कि जहाँ दिखे सफाई वहाँ बिटिया घबराई। तो ये बहुत करारे हमले हैं। हालांकि अखिलेश जी ने जवाब दिया है इसका आज जो है, और बहुत सारी बातें कही हैं। इनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो सब क्या मतलब है इन सब चीजों का, क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी? विकास की बात कर रहे हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा। तो जवाब ना देने के लिए, जवाबों से भागने के लिए, ये कुतर्क करने के लिए और अनर्गल बयान देने के लिए, देश को बांटने और काटने के लिए ये रास्ते चुन रहे हैं, और ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं और लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं। ये झूठे दावे करते हैं कि हमने गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दी, हमने तमाम विकास के काम कर दिए। तो अगर इन्होंने किया है तो सवाल पूछिए इनसे कि 7.5 साल 8 साल योगी सरकार में कितना यूनिट बिजली बनाने के लिए इन्होंने कौन सा नया संयंत्र बनाया, कौन सा नया काम किया है जिससे बिजली उत्पादन हुई। तो इन्होंने अगर बिजली बनाई नहीं है तो यानी पुरानी सरकारों के काम को आगे बढ़ा रहेंगे। दूसरा, लखनऊ मेट्रो हमने दी, लखनऊ मेट्रो आधा इंच 7.5 तक नहीं बढ़ा पाए, तो कौन सा विकास किया। अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, समाजवादी सरकार ने दो जगह एम्स की जमीन दी, दोनों एम्स अभी तक ये तैयार नहीं कर पाए, तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार फेल है, यानी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे कोई काम नहीं कर पा रहे। हमसे मुकाबला करें, 18 लाख लैपटॉप माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हमने बांटे थे, आप 28 लाख लैपटॉप बांट दीजिए। हमने 5 करोड़ पौधे लगाए थे, आप 10 करोड़ पौधे लगा दीजिए पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना करके दिया, आप उससे बेहतरीन एक्सप्रेस वे बना के दे दीजिए। कम से कम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो हमने प्रस्तावित किया था, उसके आपने पैसे कम करके उसको झूला घर बना दिया, लोग झूलते हुए उस पर जाते हैं। जो रोड सेफ्टी के पैमाने हैं खिलवाड़ किया, लोगों की जान के साथ आपने खिलवाड़ किया। तो ये सारी बातें जो हैं, जेपीएनआईसी का आपके उदाहरण तो है ही, चलिए हमारी सारी बातों को हम छोड़ भी दें, तो अपने नेताओं के नाम पे जो आपने शिक्षा के केंद्र खोले हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो विश्वविद्यालय खोला है, वो कब अपनी निजी भूमि पर संचालित होगा, कब वो बिल्डिंग बन के अच्छे से तैयार होगी। तो ये जो अपने पितृ पुरुषों के, अपने महान नेताओं के नाम पे जो चीजें खोलते हैं, उनको भी सही। यश भारती जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, एकाना स्टेडियम विश्व स्तर का दिया लखनऊ में, उस विश्व स्तर के लखनऊ के नाम पे प्रभु इकाना के नाम पे हमने दिया, प्रभु विष्णु के नाम पे हमने दिया, उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम जोड़ दिया इन्होंने। और ठीक है, आप जो बातें उठा रहे हैं कई बार उठा चुके हैं, लेकिन अभी का जो मसला जो है, योगी जो हमला कर रहे हैं, जैसे ये जो सफाई वाला मामला, सफाई और बिटिया वाला, ये जो है ये बहुत ज्यादा मतलब खल रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों को। तो इस पर कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, किसी भी बिटिया के नाम से, किसी भी महिला के नाम से अगर आप किसी को जोड़ेंगे, दोषारोपण करेंगे, तो वो जरूर उसकी आलोचना करेगा और उसके खिलाफ में बात बोलेगा। तो वही समाजवादी लोग कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी समय समय पे जितना बिटियाओं का, आज उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में नंबर 1 है। कुलदीप सेंगर जैसे लोग जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं तो वो जहरीली मुस्कान कोई नहीं भूल सकता इस देश के अंदर, कि मुख्यमंत्री का संरक्षण पाप करके जो मीडिया कर्मियों के सामने जिस जहरीली मुस्कान परोसी थी, और जो हम फिल्मी दुनिया में देखते हैं, वकील को मार दीजिए, गवाह को मार दीजिए, पीड़ित को मार दीजिए, जो सामने आ जाए उसको मार दीजिए, वो कुलदीप सेंगर के केस में हुआ। देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों ने जब जंतर मंतर पे धरना दिया, देश के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह का मंत्रालय, गृह मंत्रालय जिसके अधीन दिल्ली पुलिस आती है, उसने जांच करी और दोषी पाया कि हाँ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करी है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उनका टिकट काट के उनके बेटे को दे दिया गया। तो जो बच्चियों का, महिलाओं तो का, बार बार वो योगी जी बार बार कन्नौज और अयोध्या की बात करते हैं। कन्नौज में जो समाजवादी पार्टी के जो नेता उसमें शामिल हुए, जो पूर्व समाजवादी पार्टी के थे, अयोध्या की बात करते हैं, लगातार भाषणों में बात कर रही है। आप इसका जवाब दे दीजिए जनता को जो है। मैं अमित जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे पीड़िता से नार्को टैक्स की बात। तो इनका अध्ययन शून्य है, जैसे भारतीय जनता पार्टी काम करने में शून्य है।
हम डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे। डीएनए टेस्ट किसका होगा? अपराधी का होगा। और डीएनए टेस्ट हो गया, और डीएनए टेस्ट में वो अपराधी नहीं निकले जिन पे अयोध्या पे ये गाना गा रहे थे कि अपराधी है अपराधी है। सिद्ध हो गया कि वो डीएनए टेस्ट मैच नहीं हो रहा, उनके नौकर के साथ मैच हो रहा है। दूसरी बात, कन्नौज में जिसको समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा था, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जाता है थाने में, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जाता है बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी का तो कोई व्यक्ति नहीं गया। हम तो आधुनिक युग में जी रहे हैं, आधुनिक तरीके हैं तमाम जांच के। हम ये चाहते हैं ठीक तरीके से जांच हो ताकि अपराधी बचे नहीं। और होता क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो अपराधी अपराध करते हैं बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, वो छूट जाते हैं क्योंकि ठीक ढंग से जांच नहीं की जाती। ठीक है। और वो मध्य प्रदेश में जाके भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करते हैं। तो ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है? और अगर ठीक तरीके से जांच करके अपराधियों को कठोर से कठोर सजा करने की बात समाजवादी पार्टी करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खलता है, क्योंकि जांच करने में विफल कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कस्टोडियल डेथ पुलिस संरक्षण में, पुलिस थानों में, पुलिस की सुरक्षा में अगर सबसे ज्यादा किसी की मृत्यु हो रही है किसी तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, ठीक है। पुलिस के बीच में सुरक्षित व्यक्ति नहीं रह बात पा आ रहा गई है हो तो कानून व्यवस्था की सारी बातें फेल हो जाती है। दूसरी एक अंतिम बात मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के लिए भी बहुत बातें करती जैसे बिजली आपूर्ति के लिए करती, तो ये बताएं कि इनकी सरकार में क्या बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर बना, क्या बेहतरीन डायल 100 जैसी व्यवस्था बनी, क्या आधुनिक पुलिस के लिए कोई व्यवस्था करी, महिला सुरक्षा के लिए क्या 1090 जैसी कोई आधुनिक व्यवस्था थी? जब इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया, बेटर पुलिसिंग के लिए कोई काम नहीं किया, तो कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो गई? मानव अधिकार आयोग, ठीक है, आपने सारे सवालों का जवाब लेंगे एक करके अभी। ठीक है यश जी, ठीक है, सबको एक एक बयान दे दीजिए। एनकाउंटरों के लिए इनको सरकारी नौकरी देनी पड़ रही है फर्जी एनकाउंटरों के लिए। ठीक है अमिताभ कुमार जी, ये बहुत तीखा वार हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब योगी जी इतने तीखे वार कर रहे हैं कि सुनने वाला भी जो है परेशान है, और समाजवादी पार्टी के लोग तो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। आज अखिलेश जी बाकायदा लिख के लाए थे, आमतौर पर हमने देखा नहीं लिख के पढ़ते हुए उनको, जो है आज बाकायदे कोटेशन जो उन्होंने बोले हैं वो कहीं रह न जाए कोई बात, तो लिखा था उन्होंने बाकायदे। सरकार के लोग संतों से भी झगड़ा करवा रहे हैं, हर मुद्दा उन्होंने उठाया, कहा जिनका काम सरकार चलाना है बुलडोजर चला रहे हैं, योगी जी की योग्यता की जांच होनी चाहिए, इनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आज़ादी का नहीं बर्बादी का अमृतकाल है, कलयुग में सब उल्टा हो रहा है। मतलब बहुत सारी बातें जो योगी जी पर थी, आमतौर पर बसते हैं अखिलेश जी, बहुत सौम्य राजनेता हैं जो हम लोग देखते हैं उनको, आज बहुत तीखे थे वो। क्या लगता है आपको, यूपी की राजनीति के उपचुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? इसमें कोई बहुत बड़ी बात मुझे नहीं नजर आ रही है। भया दोहन का दौर चल रहा है। दरअसल अभी तो जनता की भावनाओं का दोहन हो रहा है, क्योंकि पिछला इलेक्शन जो लोकसभा इलेक्शन था वहां पे आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा जैसी बातों को लेकर के, और दलित वर्ग को जिस तरीके से भरमाया गया था, डराया गया था, तो उसका काउंटर कर रही है बीजेपी। बीजेपी भी उनसे तीखे तरीके से सामने आ रही है। और बहुत सी बातें ऐसी होती है ना, जैसे आप कुछ भी जब जवाब देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये ठीक है अखिलेश जी को लिख कर दिया गया था, लेकिन कुछ सोचना चाहिए कई चीजों पे ना। कोई भी ऐसा बयान मत जारी कीजिए आप जिसमें आप अपराधी का बचाव करते नजर आए। ऐसे मसलों पे थोड़ा सा शांति बनाए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो मैसेज गलत जाता है, उसका इस्तेमाल भाजपा कर लेती है। आप जैसे ही कहेंगे बुलडोजर कार्रवाई का, जैसे मैं बहुत सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, भाई बुलडोजर कार्रवाई किनके खिलाफ हो रही है? अवैध कब्जों के खिलाफ हो रही है, अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही है, और उनके खिलाफ हो रही है जो लोग किसी न किसी अपराध में पकड़े जा रहे हैं। जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश योगी जी ने की थी कि जो यहाँ पे देखिए अपराध खत्म तो हुए नहीं है, ना होंगे, कहीं नहीं खत्म होते, लेकिन उस पर नियंत्रण होता है। उत्तर प्रदेश में अभी सामान्य अपराध चल रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो एक माफिया का शिकंजा था जगह जगह अलग अलग इलाकों में, कुछ ऐसे गिरोह थे, ऐसे लोग थे जो एकदम पैरेलल गवर्नमेंट जैसा चलाते थे, मतलब उन्होंने जो कुछ कर दिया उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो सकता। उन सब चीजों में बहुत परिवर्तन आया है। अब वैसे लोगों में, अब वो चूंकि बहुत सक्षम होते हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट है, वकील उनके पास अच्छा है, तो वो क्या करते हैं कि कोई भी मामला करने के बाद उसको कोर्ट में घसीट लेते हैं। अच्छा, अक्सर प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं, चाहे वो पुलिस में हो, प्रशासन में हो,
वो भी उनसे डरते हैं या उनके साथ रहते थे, क्योंकि राजनीतिक उनको संरक्षण प्राप्त होता था। तो ये लोग क्या करते थे कि जांच प्रक्रिया ढीली करवा देंगे, कागज पत्तर गायब करवा देंगे, डिले करवाएंगे चीजों को। तो आम जनता के अंदर भय ज्यादा व्याप्त होता है। जब ऐसा होता है, माफिया जो होता है वो अपराध करने के बाद भी बचता आराम से टहलता है कॉलर खोल के शहर में, तो लोगों के बीच एक अलग मैसेज जाता है, डरते हैं लोग। उस चीज को खत्म करने में एक हद तक योगी जी ने सफलता पाई है और उन्होंने बताया कि अपराधी है तो ठीक है, कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट में ये चूंकि अपने तरीके से अपने को काफी हद तक जो है एकदम से कानूनी कार्रवाई नहीं होने देते, सजा तुरंत नहीं हो पाती है, तो ठीक है, हमारे पास कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है, अवैध जो भी निर्माण है तो वो उन लोगों के अवैध निर्माण को गिरा देते हैं। ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है कि आगे कोई भी अपराधी इस ढंग से जो एकदम फ्रीली सरकारी जमीन पे कब्जा, दूसरों की जमीन पे कब्जा, कोई भी निर्माण कर रहे हैं, सरकारी विभाग जवाब नहीं दे पाते थे, डरते थे, बड़े हिस्से पे कब्जा हुआ पड़ा है। तो उन सब चीजों को लेकर के क्या होता कि उन्होंने कार्रवाई करके दिखा दिया और बड़े ही वैध से एक तकनीक उन्होंने निकाली है जो और जगह भी चल रही है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमारा 40 साल का लगभग अनुभव हो गया पत्रकारिता में, तो हमने देखा है कैसे नेता, अपराधी, प्रशासनिक कर्मचारी और इनका गठजोड़ होता है। सरकारी जमीनों पर कब्जा का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि प्रशासन भी मिला होता है, नेता भी मिले होते हैं, अपराधी फ्रंट पे होते हैं। तो उनको जब तक राजनीतिक संरक्षण होता है, दम दबा के आराम से कभी भी पार्क पे कर लिए, सड़क पे कब्जा कर लिए, बड़ी बड़ी जमीनों पे कब्जा कर लिया, कुछ भी बना दिया, बड़ी इमारतें बना दी, होटल बना दिया, फार्म हाउस बना दिया। तो अब जनता देख रही है कि हमारे आंखों के सामने हो रहा है, जनता का धन जो है लूटा जा रहा है। पुलिस के पास जाने पे पुलिस उल्टे डांट के भगा दे रही है, कोर्ट में जाने पे वकील उलझा दे रहे हैं मसले को, पटवारी और कर्मचारी कागज पत्तर गायब कर दे रहा है। तो उन सब से जो एक हताशा थी जनता के मन में, उन सब पे काबू निश्चित रूप से पाया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे अपराधी तत्वों के बचाव में बोलते हुए किसी भी पार्टी को नहीं दिखना चाहिए। सपा को खास करके इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या है कि इसी वजह से उनके खिलाफ जो है भाजपा को आक्रमण करने का मौका मिलता है। आप बिल्कुल सरकार के कार्यों पे अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो चल रहे हैं। देखिए, जो सरकार काम कर रही होती है ना, तो उसकी गलतियां निकालना बहुत आसान होता है। पता नहीं क्यों इनके लोग जो हैं उसके ऊपर बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी यश जी बड़ा अच्छा कई मामले उठा रहे थे, तो उस पर काम करना चाहिए। सरकार पे चोट कब लगती है? जब उसने जो वादा किया है, जो कार्य उसने शुरू किए हैं, वो ठीक से पूरा नहीं कर पा रही है, तो वहां जनता की भी समझ में आएगा। लेकिन अपराधियों का बचाव करते आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो आम जनता देखिए 80-90% लोग अभी भी अपराधी के बचाव को लेकर खुश नहीं होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आपके ऊपर आक्रमण करने का मौका मिलता है। जी, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फुक अपना न देखिए दिवाली, साड़ी ना पराली वीरा, साड़ी ना पराली, ओ साड़ी ना पराली वीरा, साड़ी ना पराली। किन्ने जीव जंतुआं दी मिट्टी विच थारे, रुखा पौधिਆਂ ते उत्ते नचदी बहारे, बचे रहन कुग्गियां दे बच्चे साने टाली, साड़ी ना पराली वीरा, साड़ी ना पराली। वेख तूए नाल हाल हुंदा कि चुफेरदा, सिखर दुपहर दी से मंजर हनेरदा, सारी कायनात जापे होई काली काली, साड़ी ना पराली वीरा, साड़ी ना पराली। मंडी विच पिया सारा झोना विक लैण दे, धरती दा थोड़ा जिहा सां टिक लैण दे, अगली फसल लई एडी कादी काली, साड़ी ना पराली वीरा, साड़ी ना पराली, ओ
ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਵੀਰਾ ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਓ। ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਵੀਰਾ ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਓ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹ ਵੀ 80% ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो सिखाते हैं हकीकत उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव वाराणसी, चंबा भूतपुर गुरुग्राम, खरौना फरीदाबाद, लुधियाना हरिद्वार, रुड़की सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। और ब्रेक के बाद राजधर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं, उसमें लगातार जो चुनाव प्रचार है बहुत तीखा होता जा रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसको दंगाइयों से हाथ मिलाने वाली पार्टी बता रहे हैं, अपराधियों का समर्थन करने वाली पार्टी बता रहे हैं, और यहाँ तक कि पार्टी के अलावा अखिलेश यादव जी पर भी लगातार वो हमला कर रहे हैं। आज उन्होंने कानपुर में कहा कि जो है बबुआ है और पार्टी को पूरा गिरवी रख दिया है। तो यानी एक तरह से पूरी तरह से मनोबल तोड़ने की कोशिश, पूरे फॉर्म में है योगी आदित्यनाथ। अखिलेश जी ने जवाब दिया है और बहुत सारा कुछ लिख के लाए थे स्लोगन, और उन्होंने भी योगी जी बहुत सारी बातें कही हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान एक बार फिर चलते हैं। अमित तिवारी जी हैं नेता बीजेपी के, अंकुर कुमार भारती जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, यश भारती जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और अमिताभ कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। अमित तिवारी जी, आपने सुना होगा यश भारती जी ने गिनाया कि क्राइम बढ़ गया है, बहुत सारे जो है जो आप लोग दावा करते हैं वो सब मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं सब नरेटिव पेश किया जा रहा है। इसका जवाब देने के लिए बहुत सारे पोस्टर उन्होंने निकाले हैं समाजवादी पार्टी के ऑफिस में। उस पोस्टर में लिखा है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे, तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तो ये जो नारे हैं ये एक तरह से जो है बीजेपी के जो नरेटिव है बटोगे तो कटोगे, उसके खिलाफ जो है एक काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और ख़ास तौर से देखा जा रहा है कि योगी जी बहुत ज़्यादा इस समय मतलब पूरी तरह प्रचार में अपने आप को झोंक दिया। सारे मुद्दे जो है हर जनसभा में उठा रहे हैं वो, और समाजवादी पार्टी कर रही है कि योगी जी हटा दिए जाएंगे अगर चुनाव हार गए। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए नवीन जी, जिस पार्टी का ये इतिहास रहा हो कि वो अपने महिला प्रतिद्वंदी जो है उसका मर्डर कराने की साजिश करते हो, आपको पता होगा गेस्ट हाउस कांड। जिस पार्टी का ये इतिहास रहा हो कि जो माफिया हैं, गुंडे हैं, सारे जो सरकारी अमला है पहले उनको रिपोर्ट करेगा, सरकारी फाइलें जो है पहले एक माफिया के घर जाएंगी, उसके बाद उस पर किसी तरीके का हस्ताक्षर होगा। जिस पार्टी का ये इतिहास रहा है कि खुली जीप में गुंडों का काफिला चलता था, बंदूक लहराते हुए, AK-47 लहराते हुए, और वो काफिला जाकर रुकता था सीएम हाउस मुलायम सिंह के घर पे। जिस पार्टी का ये इतिहास रहा है कि उसके राज्य में माफिया, अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारियों का तूती बोलती थी, आज वो बैठकर यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। उनको बात करनी, ये जो पीडीए का ये नारा गढ़ते हैं, उसमें ए का मतलब क्या है? ए का मतलब हमें समझना पड़ेगा। उसमें ए का मतलब अखिलेश है, और उसका पूरा अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो ये पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अखिलेश परिवार है। ये पीडीए का नारा है, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अखिलेश परिवार। इसी के लिए आज देखिए, नहीं ये आपने अपनी तरफ से बनाया या पार्टी का ये इसमें स्टैंड है? पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अखिलेश पहली बार सुन रहा हूं मैं। ये जनता का, ये जनता बोल रही है, ये जनता बोल रही है, हम तो उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए नवीन जी, मुझे ये अनायास ही नहीं लगता कि आज आपके पैनल में एक सपाई बैठा हुआ है और आपके पैनल में एक भी महिला नहीं है। ये बहुत ही मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। हो सकता है महिलाओं पर शो किया है पूरा, और जो महिला मुद्दे हैं उस पर पूरी बातचीत की हमने कल।
पूरा शो था एक। जी बिल्कुल, लेकिन उस मुद्दे को रखने के लिए किसी महिला को आपने नहीं रखा है। इसका कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा कि एक सपाई बैठा है, किसी महिला को हम ना बुलाएं तो ही अच्छा है, ये मन में कहीं ना कहीं भाव आया होगा। दूसरी बात, आप देख लीजिए जिस तरीके से नसरल्ला से लेकर, गाजा से लेकर, जय फिलिस्तीन से लेकर, रोहिंग्या से लेकर आप अपने रिश्ते जोड़ते हैं और मुस्लिम उम्मत के नाम पर आप अपने रिश्ते हर जगह जोड़ते रहते हैं। आज उन लोगों को दिक्कत होती है जब कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे। आज हम बचपन में पढ़ते थे ना, हम लोग सभी पढ़ते थे कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक रहेंगे तो जीतेंगे, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। हमें कहानियां सुनाई जाती थी कि 5 लकड़ी है, एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दोगे, लेकिन यही 5 लकड़ियों को एक साथ पकड़ लो तो तोड़ नहीं पाओगे। ये तो हमें कहानियां सुनाई जाती थी, यही तो हमें पढ़ाया जाता था। और आज जब यही बात हम अपने मंचों से बोल रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि ये बांटने की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं कि थोड़ा मुसलमान ले लो, थोड़ा दलित ले लो, हमारा वोट बैंक बन गया, हम सत्ता में आ जाएंगे। ये कहते हैं कि थोड़ा ब्राह्मण ले लो, थोड़ा बनिया ले लो, हमारा वोट बैंक बन जाएगा, हम सत्ता में आ जाएंगे। इस तरीके की राजनीति तो ये एक एक जातियों की तो पार्टियां बनी हुई है। एक एक जातियों की जो पार्टियां बनी हुई हैं वो अपनी विचारधारा पे, इनकी विचारधारा क्या है? अगर समाजवाद पे अगर इनको कह दिया जाए, जो समाजवादी पार्टी के लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रवक्ता, कि 5 मिनट आप समाजवाद पर बोलिए, तो ये बोल पाएंगे? समाजवाद का अर्थ ये समझा पाएंगे? तो जिस तरीके से इनका पूरा का पूरा जो अस्तित्व है वो ही धूमिल हो चुका है। जो इनकी लेकिन अमित तिवारी जी, आप जो बातें कह रहे हैं कि एक दौर में समाजवादी पार्टी के बारे में से बातें कही जाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में जब अखिलेश जी ने संभाला है और पिछले भी 4-5 साल में चीजें काफी कुछ बदली दिखाई देती है समाजवादी पार्टी में भी। अब वैसा कुछ नहीं है जो पुरानी बातें, आप जो 20 साल पुरानी बातें आप गिनाते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, जब कोई चीज जुड़ जाती है तो उससे पीछे छोड़ाना मुश्किल होता है। लेकिन अखिलेश जी इससे परेशान है, आप बार बार वो मुलायम सिंह जी वाला दौर याद दिलाते हैं, तो इसलिए जो है वो नहीं। देखिए नवीन जी, कहा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो पॉलिटिशियन का बेटा भी पॉलिटिशियन बन जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और यहीं पर आती है संस्कारों की बात। जब आपका जो शीर्ष नेतृत्व है ये कहता हो कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, जब आपका शीर्ष नेतृत्व अपनी महिला प्रतिद्वंदी के साथ चुनावी हार जीत न कर, चुनावी मैदान में न लड़ सके और उसे मरवाने के लिए गुंडे भेज दे, जब आपका शीर्ष नेतृत्व गुंडों के साथ हाथ मिलाए, जब आपका शीर्ष नेतृत्व गुंडों के साथ चलने में अब फक्र महसूस करे, तो इस संस्कारों की ये तो ट्रांसफर हो रहा है ना। जो आपने देखा, अखिलेश यादव ने यही बचपन से देखा होगा और इसीलिए आज उनको माफिया में और मठाधीश में कोई फर्क नजर नहीं आता है। यही कारण है कि उनको माफिया में और मठाधीश में कोई फर्क नजर नहीं आता है। वो जो आरोप लगा रहे हैं कि अगर उपचुनाव हार गई समाजवादी बीजेपी जो है तो योगी जी को हटा दिया जाएगा, इसमें कितना दम लगता है आपको? देखिए, ये सब चीजों को मुद्दों से भटकाने की बात है। आप देख लीजिए जो जिस तरीके का नतीजे आए, उसके पहले भी कहा जाता था केजरीवाल जेल से निकला है, बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी। अब सोचिए जेल से उनको ये सारी खबरें पता चल रही, मतलब उनका सर्कल सोचिए क्या रहा होगा जेल में, कि उनको पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री। तो ये सब बिल्कुल ही काल्पनिक बातें हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर सफाई को डिबेट ही करना है तो स्वास्थ्य सेवाओं पे करे, जो ये बोल रहे थे ना, आप बता रहे थे ना इन्होंने। चलिए उस पे आते हैं एक बयान। अंकुर कुमार जी, ठीक है, आते हैं अमित जी। अंकुर कुमार जी, ये जो है जिस तरह का बयान जो अमित तिवारी जी दे रहे हैं, तो आप लोग तो पूरा जो है एक भी सीट आपने चुनाव में उतरे ही नहीं आप लोग, जो आप तो पीछे हट गए, तो अभी कैसे आप समाजवादी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे, बैक कर पाएंगे उनको? आपने महाराष्ट्र में उनको सीट नहीं दी। अंकुर कुमार जी, आप हैं कि नहीं? हमारा एक अपना आपसी रणनीति थी कि हम चुनाव जीतने पर विश्वास करेंगे। तो हमारा ये था कि चलिए ठीक है, आप अपने उत्तर प्रदेश में हमने सारी की सारी 9 की सीटें पे हमने कहा ठीक है समाजवादी हमारी लड़ेगी। हम लोग की आपसी गठबंधन का ये रिवाज रहा है कि जो हम लोग आपसी फैसला लेते हैं उस पर चलेंगे। लेकिन हमारे जो इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण वालों पे बुलडोजर चलेगा, इसमें इनको बाकी लोगों को कष्ट क्या है। सर मुझे ये नहीं समझ में, अपराध होने के बाद ही क्यों इनको महसूस होता है कि वहाँ अवैध कब्जा है? इससे पहले क्यों नहीं आप लोग रणनीति बनाते हैं जिसके पास अवैध कब्जा है? आपकी पार्टी में आपकी सहयोगी के राजा भैया हैं, ना जाने कितनी जमीनें कब्जा किए हैं, उससे आप एक्शन लेते नहीं। और भी बड़े ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अवैध कब्जा किया, लेकिन आप उस पर
बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप उस पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन टाइम आप कह रहे हो, क्योंकि चुनाव के दौर में ये बात आपसे निकलती है, बटोगे तो कटोगे। भैया हम तो यही कर रहे हैं, जुटोगे तो जीतोगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीएफ साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है। यश भारती जी बहुत करारा बीजेपी हमला बोलती है और ये कई बार जो पुराना जो इतिहास याद दिलाती है। ये काफ़ी पार्टी बदल चुकी है, हम लोग खुद गवाह हैं इस बात के जो है, लेकिन ये जो नैरेटिव है ये बदल नहीं पा रहा है। इसके लिए कुछ कोशिश जो होनी चाहिए, वैसी कोशिश है कि नहीं? कि बार बार समाजवादी पार्टी पे ठप्पा लग जाता है कि वो गुंडों की पार्टी है, अभी जैसे नया नारा दे दिया बिटिया घबराई वाला, तो ये इतनी जल्दी जनता स्वीकार कैसे कर लेती है? स्वीकार नहीं करती। जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है, समाजवादी के विकास कार्य देखे और उस पर मोहर लगा करके जनता विश्वास करती है समाजवादी पार्टी पे। ये जो तमाम मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, इनकी इन मनगढ़ंत बातों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मजबूरी रही कि श्रद्धेय नेताजी को पद्म विभूषण पुरस्कार देना पड़ा, जो देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सम्मान का अर्थ नहीं जानते, ये केवल अपमान जानते हैं। इनके कोई काम ऐसे हैं नहीं कि ये जो सम्मान पा सकें, तो इसीलिए इनको अपमान की आदत हो गई है। और ये सारी सवालों का जवाब श्रद्धेय नेताजी का पद्म विभूषण पुरस्कार इनके लिए जवाब है। एक बात। दूसरी बात, मैंने जितने सवालात किए उसका जवाब नहीं दिया, यानी विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने हर बात अनर्गल करी, कुतर्क पर प्रस्तुत किए, जिन कुतर्कों का कोई जवाब नहीं बन सकता। आप उसको करारा जवाब देकर के प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये आपको करारा लगता होगा जो कुतर्क है। मैं विकास की बात कर रहा हूं, योजनाओं की बात कर रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गुजरात मॉडल प्रस्तुत करके देश को दिया था। स्मार्ट सिटी की बात की थी, गंगा सफाई की बात की थी, जो आधुनिकता की बात की थी, वो कहीं दिखाई देती है आपको? सरकारी स्कूलों में क्या बदलाव दिखता है आपको उत्तर प्रदेशों में? जब योगी सरकार की पार्ट बनाई थी तो ये यूनिफॉर्म तक नहीं दे पाए थे, पाठ्यक्रम तक नहीं दे पाए थे, सर्दियों में बच्चों को सर्दी के कपड़े नहीं दे पाए। इनकी शिक्षा मंत्री जायसवाल मैडम ने कहा था कि मैं जब तक गर्म कपड़े नहीं पहनूंगी जब तक बच्चों को यूनिफॉर्म ना मिल जाए। लेकिन खुद गाड़ी में हीटर, कमरे में हीटर, सब जगह सुविधाएं लेकर के सर्दी निकाल दी, लेकिन बच्चों को वस्त्र नहीं दे पाई गर्म। तो ये तमाम मैं बात करूं, मैंने तर्क दिए हैं, मुझे कुतर्क नहीं चाहिए, मैं कुतर्क नहीं करना पसंद करता। ये तुलना करें ना समाजवादी सरकार से। मैंने इकाना स्टेडियम की बात करी, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय की बात करी, मैंने लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करी, 18 लाख लैपटॉप की बात करी, 5 करोड़ पौधे की बात करी, लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करी, बिजली आपूर्ति को लेकर के बिजली निर्माण की बात करी, बेटर पुलिसिंग के लिए 10,990 पुलिस हेल्पलाइन। आइए ना, लड़िए ना, हमसे मुकाबला कीजिए ना। इनकी तैयारी नहीं है आज के टॉपिक पे, इसलिए ये बार बार डेवलपमेंट करा रहे हैं। वरना मैं मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा, मैं इनके समय के डेवलपमेंट का पूरा खाका यहाँ पे अभी इसके बाद मौका दूंगा आपको, बोल लेंगे कोई बोले, यही पूरा कर लिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला ना, क्योंकि जवाब इनके पास नहीं, बीच में रोक टोक करके मेरी आवाज दबाना चाहते हैं। हम तो विकास पे बात कर रहे हैं ना। योगी पार्ट 1 पे मथुरा के विधायक हुआ करते जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, वो शुक्ला जी कहाँ है? वो तो सारे चैनलों से गायब हो गए। अगर ये दावे करते हैं कि हमने बिजली बनाई और बिजली हमने सप्लाई कर दी है, घर घर बिजली दे दी, तो वो कहां गए? और अभी योगी पार्ट 2 में आपने देखा लखनऊ में 5-5, 6-6 घंटे लाइट गायब थी, लोग सड़कों पे थे। लखनऊ के उत्तर प्रदेश के महानगरों में बिजली गायब थी, लोग सड़कों पे थे, त्राहिमाम मचा हुआ था। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो इनके खोखले दावे, जो एम्स के लिए हमने जमीन दी उस पर एम्स नहीं बना पाए, तो तमाम ऐसी बातें हम उस पर बात करना चाहते हैं। आज नोटबंदी का जो खजांची पैदा हुआ था उसका जन्मदिन मनाया गया। नोटबंदी की उपलब्धि बता दें, नोटबंदी से देश को क्या मिला? जो मोदी जी ने कहा था 50 दिन मांगे, तो उस 50 दिन को जिस तरीके से देश को लाइन में लगाया, जिस तरीके से देश को प्रताड़ित किया, परेशान किया, क्या लाभ मिला आखिर उस नोटबंदी से? कोई एक उपलब्धि बता दें। तो ये कुतर्क करेंगे, इनके पास कोई तर्क नहीं है। सरकार में आके केवल इन्होंने वही काम किया, जैसे एक कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा। अब वो बंदर कहाँ उस तरह चलाएगा, उसी तरीके से सरकार चला रहे हैं। इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, हर जगह केवल बेईमानी और कुतर्क पड़े हुए हैं और ये कुतर्क के साथ में काम। वो दोबारा भी जीते हैं, योगी जी दोबारा जीत क्या है? कुतर्कों से जीते ना, जनता के साथ विश्वासघात किया ना।
जो विश्वास जनता इन पे करती है, जो ये दावे और वादे करते हैं, मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि बेटर पुलिसिंग के लिए इन्होंने कौन सी योजना बनाई? क्या डायल 100 व्यवस्था दी, 1090 हेल्पलाइन दी? क्या इन्होंने रोमियो स्क्वाड दिया था? रोमियो स्क्वाड क्यों बंद कर दिया? मैं पूछ रहा हूं स्मार्ट सिटी कहां है? मैं पूछ रहा हूं गंगा सफाई कहां है? इन्हीं के तो सवाल है। 2 करोड़ रोजगार देंगे। जवाब ले लीजिए। बातें इतनी पुरानी हो गई, बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिला सुरक्षा की बात, बहुत हुई ये हुई, बहुत हुई ये हुई, बहुत हुई, कहां है वो सारी बहुत सारी बातें? पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, कौन सी चीज जो इन्होंने दावे किए थे, जो इन्होंने वादे किए थे, जो वादा खिलाफी जनता के साथ की है, वो वादे खिलाफी के लिए जनता इससे बात मांग रही है। इसीलिए तो लोकसभा में फैजाबाद अयोध्या सीट से प्रभु राम ने हमें आशीर्वाद दिया, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, ये उससे तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। ये पीडीए पे हमला करते हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, वो अगड़े जो शोषित वंचित हैं, उन सब पे हमला करते हैं जब ये पीडीए को बदनाम करते हैं। अगर कोई मुख्य धारा से पिछड़ गया है, वो बोल रहे थे पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अखिलेश, इसको जरा खंडन कर दीजिए। काम करते हैं। पीडीए का असली मतलब बता दीजिए। मैंने बताया ना, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, वो अगड़े जो शोषित वंचित हैं, उसमें हर वर्ग वो आता है जो मुख्य धारा से पिछड़ गया है। ये तो सबका मंदिर पे जब कोर्ट निर्णय दे देता है महिलाओं को मंदिर प्रवेश के लिए, तो ये अपमानित करने का काम करते हैं महिलाओं को, और कोर्ट को हिदायत देते हैं अमित शाह जी कि हमारे धार्मिक मामलों में दखल ना करें। ये महिलाओं को नहीं चाहते ये मंदिर प्रवेश करेंगे। हिंदू ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अमित जी जवाब दे दीजिए। कैसे वो मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में? नवीन जी देखिए किस तरीके से इन्होंने पीडीए में आधी आबादी जोड़ दिया। क्या इसमें महिला ये नहीं जोड़ सकते थे? और महिलाओं का एम नहीं लगा सकते थे, लेकिन ये लगाया नहीं उन्होंने। वही मैं बता रहा हूं कि ए का असली मकसद है, असली मीनिंग है अखिलेश, और पूरा मतलब है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अखिलेश परिवार। क्योंकि अब मुलायम सिंह नहीं रहे, वो वही जो समाजवादी पार्टी जो चला रहे हैं, तो अखिलेश के परिवार का देखिए ना, सभी तो है, आप उसके चचा का ले लीजिए, भाई का ले लीजिए, भतीजे का ले लीजिए, सभी भाइयों तो अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो इसका पूरा मतलब समय कम बचा, संक्षेप में नवीन जी देखिए, अगर आज का टॉपिक पे लगता है यह की तैयारी बार-बार घूम फिर कर डेवलपमेंट पर आ रहे हैं, अगर डेवलपमेंट पर करनी होगी नवीन जी कराइएगा। मैं यश जी की बातों का सिलसिलेवार तरीके से सारा का सारा खाका खींच दूंगा, और इनके समय में किस तरीके से माफिया और मच्छरों का घर हुआ करता था यूपी, वो भी बता दूंगा। तो देखिए ये तो वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए अपना भगवान बदल देते हैं। जैसे ही इनकी अयोध्या में जीत हुई, ये कहने लगे वहां के राजा तो राम है, लेकिन ये कहने लगे राजा अवधेश पासी। तो ये तो वो लोग हैं जो डेवलपमेंट के सवाल किए, यस जी ने डेवलपमेंट के जवाब मांग रहे हैं ना। वही मैंने कहा, डेवलपमेंट पर जवाब भी दे दूंगा। आप एक अलग से प्रोग्राम रखिएगा यूपी का डेवलपमेंट, उसमें मैं यश जी के सारे बातों का जवाब दूंगा। लेकिन यश जी के पास आज जवाब नहीं है महिलाओं के प्रति, जो उनके जहां उन क्षेत्रों में उनके नेता जीते हैं, उनकी महिलाएं वहां पे भयभीत हैं, महिलाएं घरों से बाहर नहीं आ रही हैं, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं। इसके ऊपर यश जी का कोई जवाब नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें उनकी पार्टी फेल है। उनके पुराने नेता से लेकर नए नेता तक सबका एक ही नारा है कि महिलाओं को रखना है। वरना देखिए ट्रिपल तलाक पर ये बोल रहे थे कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक क्या ये सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? किस तरीके से हिजाब के मुद्दे पर सपोर्ट ये करते हैं कि नहीं करते हैं कि महिलाओं को हिजाब में नहीं रहना चाहिए, महिलाओं को ट्रिपल तलाक के पीड़ित नहीं होना चाहिए? क्या इसका सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप महिलाओं के साथ खड़े हैं तो खड़े होते हुए दिखना भी तो चाहिए नवीन जी, पर ये है नहीं, इनका तो काम है कि ठीक है अमिताभ कुमार जी, तमाम जो मुद्दे निकल के आते हैं वही मुद्दे वो पार्टी उठाती है जो दूसरा जहां पर कमजोर है, और जहां पे घेरना होता है। चाहे बीजेपी बात करती है हिंदू मुस्लिम, और जहां वो अल्पसंख्यक उनका वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, वहां पे हमला करती है, और ये उनके बात करते हैं बाकी मुद्दों पर। तो अब जवाब कोई देता नहीं है। मैं सवाल कितना ही पूछूं, लेकिन जवाब बोलना उनको वही है जो वो बोलना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो 12 समाजवादी पार्टी उठा रही है, जैसे आज भी अखिलेश जी ने उठाया, आज भी कि अखिलेश जी ने उठाया कि जो है योगी जी के बारे में इशारा किया उन्होंने कि योगी जी अगर चुनाव नहीं जीते तो जो है इनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब ये काउंटडाउन शुरू हो चुका का मतलब वही जताना चाहते हैं वो। आपको लगता है ये बात सच है? अमिताभ कुमार जी आवाज आ रही है आपको?
जी काउंटडाउन, इनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये नैरेटिव जो पेश किया जा रहा है बार बार जो है योगी जी को लेके, हालांकि योगी जितने बड़े नेता हैं, तो आपको लगता है कि ये केवल नैरेटिव झूठा है या इसमें कुछ सच्चाई लगती है आपको? नहीं, ठीक है भाई, जब योगी जी आक्षेप कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, तो काउंटर अटैक तो होगा ना भाई। और काउंटर अटैक होगा। जिस तरीके से गठबंधन के बीच जो दरार पड़ी है, जिस ढंग से गठबंधन के बीच जो विवाद हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस लड़ने को तैयार नहीं हुई, मुंबई में महाराष्ट्र में इनके आपस में पटी नहीं, उन चीजों को लेकर जिस तरीके से भाजपा आक्रमण कर रही है, तो निश्चित रूप से सपा और कांग्रेस भी आक्रमण करेगी। ये तो देखिए, वो बिल्कुल आक्रमण करेगी और वो कमजोर बताने की कोशिश करेगी। चुनाव का समय है, जनता के बीच जो है वो मैसेज देती है, हर एक पार्टियां वो देती हैं, तो उसमें कोई मुझे गलत नहीं लगता है। ये ठीक है, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वो बताने की कोशिश कर रही है। बटेंगे और कटेंगे क्या है, वो एक नैरेटिव है, वो लोगों को बताने की कोशिश है, क्योंकि जाति गणना की बात ये कर रहे हैं और जाति जाति करके जो हिंदुओं के बीच जो विभाजन एक तरीके से क्रिएट हुआ, तो उसको तोड़ने के लिए, काटने के लिए उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाली बातें कही है। जाति गणना से सर मैं जानना चाहता हूँ, जाति जनगणना अगर हो जाएगी तो आप बट कहाँ से गए? मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर जाति गणना, अगर राहुल जी कह रहे हैं कि जाति गणना होनी चाहिए, उसमें आप बट कहाँ रहे हैं? जिसकी जिसकी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, उसमें आपको किस बात की कष्ट हो रही है, मैं ये जानना सुन लीजिए। अब जब आप हमसे उलझ गए तो अच्छा से सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलिएगा, ठीक है? जी बताइए। कांग्रेस पार्टी ने इस देश का इतना भट्ठा बिठाया है, भ्रष्टाचार पर जब आप बात करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। सर जाति जनगणना में बताइए करके इस देश पर कर्जा कितना है? इस देश पर कर्जा कितना आपको मालूम है? इस देश से विश्व बैंक से कर्जा कितना है, मैं इतना जानना चाहता हूँ, इतना पता है। अभी इस सवाल से आप साथ भाग जाएंगे। इस देश में सुनिए, बीच में बोलिए प्रधानमंत्री है सर, सुन लीजिए अंकुर जी, सुन लीजिए, सवाल पूछ लिया, सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये तो जवाब दे रहे हैं वो जाति जनगणना की जगह पे वो पहुंच गए कि भ्रष्टाचार पे, तो नोटबंदी की उपलब्धि बताइए। पूरी बात तो सुनिए उनकी, पूरी बात में जवाब निकल के आएगा, सुनिए। तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो नोटबंदी की उपलब्धि बता दीजिए। बीच में ना बोलिए ना, मैं बता दूंगा आपको। आपको पता है अभी फॉरेन रिजर्व कितना है हमारा एक्सचेंज? आप बीच में बोलेंगे समय खत्म हो जाएगा अंकुर जी, समय कम बचा है, आप सुन लीजिए। 700 अरब रुपए से ऊपर रिकॉर्ड चला गया है, आपको मालूम है? इस समय इस देश पे कितना कर्जा हो और हमारी आपको यही गणित बीच में नहीं बोलिए ना मित्र, हाँ बीच में मत बोलिए, मैं आपको बता दूं। सुन लीजिए, सुन लीजिए। जब कर्ज से ज्यादा आपके पास, आपके ऊपर जितना कर्ज है उससे ज्यादा रुपया जब आपकी जेब में होता है तो कर्ज का ये खत्म हो जाता है। ये आपको मालूम है गणित? अर्थव्यवस्था में जब बात करेंगे तो आपको बता दूं, 200-250 अरब। आपकी बात काटूंगा 15 लाख आपने कहा सबके, एक मिनट सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपके सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री उनकी सरकार नहीं, वो पत्रकार हैं अंकुर जी, वो पत्रकार हैं। उनकी सरकार ही है, उनकी सरकार ही है जिस तरीके से सरकार का बचाव कर रहा है। सरकार से मंत्री ने कहा कि हमने जुमला बोला था। नहीं तो अब सुन लीजिए, 2 मिनट बच्चे, सुन लीजिए। अब बीजेपी आपकी बातों का जवाब जी बोलिए अमिताभ जी, तो मुश्किल होगा जी बोलिए। सुन लीजिए, ये 15 लाख रुपया सही में मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि 15 लाख रुपया हम सबके अकाउंट में डालेंगे। कैलकुलेशन बताई थी कि इतना काला धन है कि अगर उसको लाया जाए तो इतना अमाउंट हर एक व्यक्ति के हिस्से में आ सकता है। और दूसरी बात, ये वैसा ही जुमला है जैसे राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकले। राहुल गांधी ने मीडिया के सभी लोग हैं, इस चीज का बयान गलत तरीके से बयान किया गया, ये नहीं समझ पाइएगा, बीच में बोलिएगा तो नहीं समझ पाइए। ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति रही है कि किसी भी बयान को गलत तरीके से दिखाई जाए। इन्हें रोकिए, बीच में बोलना। अंकुर जी बीच में बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आपको मौका दिया था, तब बोले नहीं आप। राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा, कभी नहीं कहा। सुन तो लीजिए पूरी बात, वो क्या कहना चाहते तभी समझ पाएंगे आप। गलत कहना ना हमारी पार्टी के नेता के खिलाफ में। अगर आप सुनेंगे नहीं तो बात करने का फायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि राहुल जी ने के ऊपर जो कहा जाता है कि क्या आप अपने टीवी चैनल पर अगर पत्रकारों से भी झूठ बुलवाएंगे तो कौन सुनेगा? सर कौन सुनेगा? फॉरेन रिजर्व फंड की बात कर रहे थे, उसके छोटे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। आप पाइप डालोगे सर, एक नट गटर में आप पाइप डालोगे, कान आप उस पे वो रखोगे कटोरी, आप उसको गैस निकलेगा या चाय बनाओगे। व्हाट इज क्या है ये? क्या दिखाना क्या चाहते हैं आप? अंकुर जी सुन तो लीजिए, फिर जवाब लीजिए, फिर समय खत्म हो जाएगा। इस
इस आदमी को इतनी फॉरेन समझ फंडिंग नहीं पे है। जो बात कर रहे थे, जो आंकड़ा बता रहे थे, वो आंकड़ा पढ़ लें। बहस में ऐसे लोगों को नहीं रिजर्व बिठाया। फंड हम पे घट गया है। क्या बात कर रहे हो सर? भाई इनको मत बिठाइए बहस जब में। आप फैक्ट से जवाब नहीं दे पाते हो सर, नहीं बोलिए भाई। 2.92 अरब करोड़ के घाटे में है हम। चुप कराइए जरा। किसको बैठाना है, किसको नहीं बैठाना, लेकिन आंकड़े सही बताइए। देखिए ऐसा होता है, जो भी यहाँ पे आता है वो अपनी अपनी राय रखता है, किसी को हम लोग मजबूर नहीं कर सकते। अपनी बात रखने का सबको हक है। बोलने दीजिए अमिताभ जी को, समय कम बचा, बोलिए अमिताभ जी झूठे आंकड़े बोल रहे हैं ना, हम तो आंकड़ों पे तर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपने ऐतराज जाहिर कर दिया, अब सुन लीजिए, ज्यादा है, पूरी बात सुन साफ साफ लीजिए। झूठ परोस रहे हैं। 2.92 अरब डॉलर का रिजर्व फंड कम हो गया है। अब जवाब तो ले लीजिए यस जी, जवाब तो ले ये लीजिए। 14 जून को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। चलिए, लगता है जवाब लेने के मूड में आप है नहीं है, सुनने के मूड में है नहीं है, तो अमिताभ जी दो जल्द खत्म कर दीजिए। दे रहे हैं, सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं, हम विकास पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे अमिताभ जी तो सरकार की बात पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। हम बिजली आपूर्ति पे सवाल कर रहे हैं, पूछे ना अमिताभ जी सरकार से सवाल, वो तो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। बेटर पुलिसिंग का सवाल पूछे ना सरकार से, एम्स कब बन के तैयार होगा, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। ये तानाशाह लोग हैं, ये तानाशाह लोग कभी भी किसी को सुनते नहीं है। ये खुद को राष्ट्र समझते हैं। लोकसभा में ठीक है, चलिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का उपचुनाव चल रहा है, लगातार घमासान है और जो बयान है वो बहुत तीखे हैं। इसको तो हो सकता है उपचुनाव तक ये चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मानव का। तो राज दरबार इतना ही, वो छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।